नमस्कार, मैं जे.के. जोशी। आज हम कुछ बातचीत करेंगे थिंकिंग के बारे में, चिंतन के बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि हम चिंतन करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये जो चिंतन करने की प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है। विद्यालय और शिक्षा का लक्ष्य ये है कि हम हायर ऑर्डर थिंकिंग भी कर सकें, उच्च श्रेणी का चिंतन भी हम कर सकें। इस बात को प्रारंभ करने के लिए यह कहना आवश्यक होगा कि संभवतः हम ही वो स्पेसीज़ हैं जो अपनी थिंकिंग के बारे में थिंक करने का प्रयास करते हैं। वी आर दी ओनली, मोस्ट प्रोबेबली वी आर दी ओनली स्पेसीज़ दोज हु आर कैपेबल टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग। और इस प्रोसेस को, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग को या सेल्फ अवेयरनेस ऑफ थिंकिंग को मेटाकॉग्निशन का नाम दिया गया है। जो उच्च श्रेणी का चिंतन है, अगर समाज में आगे को प्रगति होनी है, नए इनोवेशंस होने हैं, नई बातें होनी हैं, तो हमको अच्छे थिंकर्स चाहिए। बुद्धि और चिंतन का संबंध है। एक लेवल की बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बहुत अच्छे चिंतक रहे हों या होते हों। वास्तव में हुआ क्या कि जब भी हम टीचिंग ऑफ थिंकिंग की बात करते हैं तो इसमें एक थोड़ी सी कठिनाई ये है कि यदि हम शिक्षकों से पूछें डू यू टीच थिंकिंग, वो किसी भी विषय को पढ़ा रहे हों, तो उनका उत्तर होता है हाँ। यहाँ एक कठिनाई है कि हम सीधे तरीके से चिंतन का शिक्षण शायद नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, या हमारा ध्यान उस ओर इस तरीके से गया ही नहीं है। देखिए, प्रश्नों का जो ठीक उत्तर देना है, ऐसे उत्तर जो हमने उनको बताए हैं और उन्हीं उत्तरों को वो रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। ये स्मृति स्तर पर सीखना है और ये टीचिंग और लर्निंग जो है वो मेमोरी लेवल की लर्निंग एंड टीचिंग है। जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आते हैं, उसके बाद जब रिफ्लेक्टिव लेवल में जाते हैं, तो थोड़ा सा थिंकिंग की ओर को हम बढ़ते हैं। तो हम इस पर बातचीत यदि करने की कोशिश करें कि थिंकिंग से मतलब हमारा क्या है, तो यहाँ पर भी एक थोड़ी सी कठिनाई ये है कि इसको परिभाषित करने के प्रयास करने के मुकाबले यदि इसका वर्णन करने का हम प्रयास करें तो उससे ऐसा लगता है कि हम थिंकिंग के बारे में ज़्यादा ठीक तरीके से बातचीत कर पाएंगे। अंग्रेजी भाषा में WH से शुरू होने वाले शब्दों को यदि हम इस प्रकार लिखें और सबसे ऊपर हम WHY लिख दें, उसके नीचे एक HOW, और वाक्य बनाएं ऐसे कि जब हम इन सेवरल W's और 1 H का उत्तर देने का प्रयास करते हैं किसी भी संदर्भ में, तो हम चिंतन कर रहे होते हैं। हम किसी वस्तु का नाम याद करने की कोशिश करके, याद जब हमको हो जाता है, उसको हम उपयोग करने की कोशिश करते हैं वाक्य में, हम चिंतन कर रहे होते हैं। ये चिंतन, लोअर लेवल का चिंतन, बड़े स्वाभाविक रूप से होता रहता है और हमको इसका पता भी नहीं चलता है। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स जिसकी हिंदी हमने बुद्धिजीवी कर दी, जो उतनी ठीक हिंदी नहीं है, उसकी जगह यदि बुद्धिवादी शब्द किया होता तो ज़्यादा ठीक रहता। एक दूसरी भाषा में, उर्दू में एक शब्द है दानिश्वर, दानिश्वर। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये कौन लोग हैं? ये द पीपल, द पर्सन्स हु आर कैपेबल टू क्रिएट न्यू आइडियाज़, नए विचारों को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं ये। तो जो लोग नए विचारों को उत्पन्न करते हैं, दे आर गुड थिंकर्स, और वो विचारक इस प्रक्रिया से आगे की ओर को बढ़ते हैं। और जब हम इसको, थिंकिंग को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको लगता है कि केवल सूचनाओं को एकत्रित कर लेना या सूचनाओं को एकत्रित करके उनको व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेना या किसी चीज़ का उपयोग कर लेना जो पहले से बनी हुई हो, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। थिंकिंग के लिए हमको थोड़ा सा हायर ऑर्डर की ओर को जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप देखिए कि हम थिंकिंग के जिन दो रूपों की बात करते हैं, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जिसको व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बनाया जा सकता है।
दिस इज कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक प्रश्न का एक ठीक उत्तर है और वो इस तरीके से हो रहा है। ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग है, इसमें हम नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, इस तरीके की बातें आती हैं। जो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है। ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये कुछ इस तरीके की है। अब हमारे पास एक ही समस्या के कई समाधान हैं और उन समाधानों में से जो उपयुक्त समाधान है, जो सबसे ठीक समाधान है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कई प्रकार से सोचने की बात है, यहाँ पर से थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। जिन लोगों ने इस पर काम करने की कोशिश की है, जिसमें जेरोम एस ब्रूनर 1974 की उनकी किताब थी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, वहाँ पर से शुरू हुआ और फिर थिंकिंग के रेफरेंस में न्यूरो साइंसेस के फील्ड से भी इंफॉर्मेशंस आई। एडवर्ड डी बोनो एक अलग तरीके का कंसेप्ट लेकर आए हैं जिसको वो पैरेलल थिंकिंग कह रहे हैं, और वो जो ये वाली थिंकिंग है इसको लेटरल थिंकिंग कहते हैं। तो इस संदर्भ में हम थोड़ा आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि हम थिंकिंग के बारे में किस तरीके की बातें अभी तक करते आए हैं, और फिर हम उस मॉडल का जिक्र करेंगे जिसके बारे में ये कहा जाता है या ये माना जा सकता है कि उस मॉडल का इस्तेमाल करके हम टीचिंग ऑफ थिंकिंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो थिंकिंग की प्रक्रिया है, देखिए दो बातें एक ही साथ हैं कि आज के दिन थिंक करने के लिए हमको लैंग्वेज की ज़रूरत है। वी थिंक इन लैंग्वेजेस। वो बात अलग है कि एडवर्ड डी बोनो का मानना है कि लैंग्वेज is a very good tool for communication, but it is either a no tool at all or a very bad tool for thinking. एडवर्ड डी बोनो कह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज है, भाषाएं जो हैं, वो भाषाएं संवाद करने के लिए बहुत उपयुक्त उपकरण हैं, लेकिन यदि हम थिंकिंग की बात करें तो शायद ये इतने अच्छे उपकरण नहीं हैं या ये उपकरण है ही नहीं। इस बात को थोड़ी देर में लेंगे। अभी हम थिंकिंग की बात करें तो ये जो जब हम बच्चों से थिंक करने को कहते हैं तो वो प्रश्नों को का हल देने के उपरांत थिंक करने की बात नहीं है, उनको समस्या समाधान के अवसर देने होंगे। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज जब डेवलप करेंगे, समस्या समाधान के लिए बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे, तो वो थिंक कर रहे होंगे। अब इस थिंकिंग को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, बुद्धि, मैंने बताया आपको कि बुद्धि की आवश्यकता है, सूचनाओं की आवश्यकता है। हमको एक जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, जो आइडियाज़ क्रिएट करने हैं, जो नए विचार उत्पन्न करने हैं, जिनसे नई चीज़ें बनेंगी, बाद में उनका उपयोग होगा। यानी कि एक तो क्रिएटर है जो उत्पन्न कर रहा है विचारों को, दूसरा उन विचारों का विश्लेषण कर रहा है, वो एनालाइज़र है, और तीसरा उन विचारों के उपयोग से जो चीज़ बनी है उसका उपयोग कर रहा है, वो प्रैक्टिशनर है। तो ये जो लेवल्स हैं अलग अलग, हम यदि बच्चों को विचारक के रूप में बनाना चाहते हैं तो हमको उनको ऐसे अवसर देने होंगे जिनमें वो समस्याओं का समाधान ढूंढने के प्रयास कर सकें। ये जो यहाँ पर की बात आई थी, अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो थिंकर्स हैं, ये थिंकर्स प्रोफेशनल्स हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। और ये प्रोफेशनल क्या हैं? ये सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उदाहरण इस तरीके से लीजिए कि एक ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग शॉप है जहाँ स्कूटी, मोटरसाइकिल, छोटी बाइक वगैरह ये सब ठीक होती हैं। वहाँ एक बच्चा 7-8 साल का कहीं गांव से आता है, वो वहाँ साफ़ सफाई का काम करता है, चाय लाता है। धीरे धीरे जो वहाँ वर्कर होते हैं, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, वो उसको कहते हैं कि 12 इंच की चाबी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो टूल्स के नाम जानता है। 10-15 साल, 8-9 साल में बाइक आती है, वो मालिक कहता है उसको जरा मुन्ना देखो क्या है, वो देखता है, वो गलती को पकड़ता है, वो स्कूटी को ठीक कर देता है। वो ये सब कुछ जानता है कि गलती कहाँ पर हुई है, फॉल्ट कहाँ पर है, ये फॉल्ट कब हुआ होगा और ये फॉल्ट कैसे ठीक होगा। केवल उसको ये नहीं मालूम है कि जो वो कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसको थियरी नहीं मालूम है, सिद्धांत नहीं मालूम है, काम वो कर रहा है। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी ये सब चीज़ें जानता है,
वो भी ठीक कर सकता है, करता है। बस अंतर केवल यह है कि वो इसको भी जानता है, WHY के उत्तर को भी जानता है। सो ए प्रोफेशनल इज बेसिकली इज अ स्कॉलर हु वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ए थ्योरी। और ये जो थ्योरी को बनाने की प्रक्रिया है या थ्योरी को समझने की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर थिंकिंग इन्वॉल्व है। अगर सीखने के सिद्धांतों की हम बात करें तो सीखने के सिद्धांत क्या करते हैं? वो सीखने को परिभाषित करते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करते हैं, वो सीखने की लिमिट्स की बात करते हैं, वो सीखने को प्रभावित करने वाले सकारात्मक नकारात्मक कारकों की बात करते हैं। मीनिंग देयर बाय दैट वो सीखने के बारे में इन सब बातों को उत्तर देने का प्रयास करते हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट इट। तो इस प्रकार की जब थिंकिंग की बात आती है तो इसका शिक्षण कार्य कैसे होगा और क्या किया जाएगा? तो 1950 के दशकों से और 1956 में अल्टीमेटली वो मॉडल आया। बेसिकली ये लोग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टैक्सोनॉमी बनाने का प्रयास कर रहे थे। आइडिया ये था कि ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि एक कक्ष में होता क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन ए क्लासरूम। तो इन्होंने कहा कि जो कुछ भी क्लासरूम में होता है उसको हम 3 डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये काफ़ी फेमस हैं, आपने सबने सुने होंगे कि बेंजामिन एस ब्लूम ने जो 3 डोमेन्स आइडेंटिफाई किए, उन डोमेन्स के आधार पर एक सशक्त मॉडल बना जिसका उपयोग करके हम टीचिंग ऑफ थिंकिंग को ऊपर की ओर को, हायर ऑर्डर की ओर को ले जा सकते हैं। तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी ने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के जो 3 डोमेन्स आइडेंटिफाई किए, उन डोमेन्स को उन्होंने नाम दिया कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा था साइकोमोटर डोमेन, और तीसरा था अफेक्टिव डोमेन। ये जो कॉग्निटिव डोमेन था, ये हिंदी इसकी करें तो ज्ञानात्मक आयाम, संज्ञानात्मक आयाम, विच इज कंसर्न विद एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान की प्राप्ति के संदर्भ में जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, नॉलेज, ये वाला कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, इस तरीके की जो बातें आती हैं, ये क्या हो रहा है? ये कॉग्निटिव डोमेन में हो रहा है, ये एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में हो रहा है। ये जो दूसरा साइकोमोटर डोमेन है, इट इज कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कौशल की प्राप्ति, कौशलों की प्राप्ति। जो डिफरेंट कौशल हैं, जो स्किल्स हैं, स्किल्स की प्राप्ति इसके अंतर्गत आती है। और ये है वैल्यूज़ का इनकलकेशन, मूल्यों की प्राप्ति। तो एक क्लासरूम में जो कुछ होता है, अगर हम एक क्लासरूम को 5 मिनट का पिक्चर बना के उसको रोक के देख सकें, तो या तो हम पाएंगे कि बच्चे यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, वो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, या वो किसी स्किल को एक्वायर कर रहे थे, या वो जीवन मूल्यों की प्राप्ति कर रहे थे। इसके अतिरिक्त विद्यालय में कुछ होने की संभावना नहीं है। जो कुछ भी होगा या तो वो इसमें हो रहा होगा, या इसमें हो रहा होगा, या इसमें हो रहा होगा, या इनके मिले जुले फॉर्म में कहीं पर हो रहा होगा। ये थी बात 1956 की, जब बेंजामिन एस ब्लूम ने अपने सहयोगियों के साथ मिलके ये मॉडल डेवलप किया। और इस मॉडल की खासियत ये थी कि इसमें ज़्यादातर जो इलेबोरेशन हुआ वो कॉग्निटिव डोमेन में हुआ। साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन में उतनी चीज़ें इलेबोरेट, उस तरीके का इलेबोरेशन नहीं हो पाया जितना कॉग्निटिव डोमेन में था। एंड इट रिमेन देयर फ्रॉम 1956 टू 2000 सन तक ये ऐसा ही रहा। और इसका एक विशेषता ये थी कि विषयों के अलग अलग होते हुए भी हम इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया था, उस क्लासिफिकेशन के आधार पर जो हमने ट्रांजिशन वर्ब बनाए थे, तो राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, जो टीचर एजुकेशन में सब लोग जानते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं कि वो अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन, students will be able to describe, students will be able to discuss, students will be able to discriminate, students will be able to identify, students will be able to explain।
इस तरीके की जो बातें बनती थी जब हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बना रहे होते थे, वो यहाँ से आया हुआ है। तो ये एक प्रयास था, जिस प्रयास में इसमें एक अच्छी बात ये थी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस इन डिसिप्लिन्स, ये जो विषयों में जो अंतर होते हैं, उन अंतरों के होते हुए भी हम इस मॉडल का उपयोग करके अपने स्टूडेंट्स को हायर ऑर्डर थिंकिंग की ओर को ले जा सकते हैं। अब इन्होंने काम किया कि इन्होंने दो शब्द, अंग्रेजी के दो शब्द, कॉम्प्लेक्सिटी और डिफ़िकल्टी, तो ये जो इन्होंने मॉडल बनाया था उसमें डिफ़िकल्टी तो यूँ बढ़ती है और कॉम्प्लेक्सिटी यूँ बढ़ती है। और इसको बनाने के लिए जो इन्होंने आइडिया डेवलप किया था वो कुछ इस किस्म का था। सबसे नीचे ज्ञान, सूचनाएं जिसको हम कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसको करने के लिए हम डिस्क्राइब, डिफाइन, डिस्क्राइब, इस किस्म की चीज़ों को करेंगे, जिसमें बच्चा जो कुछ जानता है उसको व्यक्त करता है। इधर की ओर को डिफ़िकल्टी बढ़ती है और इधर की ओर को कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। अब इसके ऊपर जो आया वो यानी कि कॉग्निटिव, ये कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है। ये कॉग्निटिव डोमेन में उन्होंने, जब ब्लूम साहब ने जब ओरिजिनली इनको लिखा था तो ये सब के सब नाउन के फॉर्म में थे। नॉलेज से ऊपर को आके ये नाउन के फॉर्म में थे और आगे की ओर को बढ़ रहे थे। अब देखिए, जो नॉलेज वाली प्रोसेस है वो कॉम्प्रिहेंशन वाले से लेस कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज से अधिक कॉम्प्लेक्स है, और जैसे जैसे ये इसमें ऊपर को बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो हिंदी में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो इसको यदि हम जटिल कह दें और इसको कठिन कह दें, हालांकि हिंदी में उतना शार्प डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ये करें कि एक चीज़ एक ही लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ में भी कठिनाई अलग अलग हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल यदि हम देने की कोशिश करें कि भारतवर्ष कब स्वतंत्र हुआ और देश का तीसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पर एक ही जगह में है, यहाँ पर हैं। लेकिन डिफ़िकल्टी में दूसरा वाला जो प्रश्न है वो पहले वाले प्रश्न से कठिन हो गया है। एक कॉम्प्लेक्सिटी के होते हुए भी इसमें जटिलता अलग अलग हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप इसको एग्जाम्पल में देखेंगे, जब आप इसको आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है एप्लीकेशन। अब ये सूचनाएं हैं, ये ज्ञान है, ये समझ है, ये उसका उपयोग हो रहा है, और ये जो एप्लीकेशन है इसके और उसके मुकाबले अधिक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज से अधिक कॉम्प्लेक्स है, एप्लीकेशन कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज दोनों से अधिक। इसके ऊपर है एनालिसिस। उस ज़माने में ये जो बात आई थी कि अब अगर एनालिसिस का काम है तो वो इनसे कॉम्प्लेक्स होगा, और सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये शुरुआत में जो 6 सब डोमेन्स थे कॉग्निटिव डोमेन के, इन सब डोमेन्स में इसको जो इन्होंने बनाने की कोशिश की थी वो ऐसी थी। अब देखिए, इधर को तो डिफ़िकल्टी बढ़ रही है, इसी में 2-3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो एक से अधिक डिफ़िकल्ट होंगे। इसका जो प्रश्न होगा, इसमें जो कुछ आएगा वो इस वाले से अधिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ने की ओर को ये जा रहा है, डिफ़िकल्टी की ओर को ये जा रहा है। तो ये जो मॉडल बनाया गया, इस मॉडल में एक खास बात ये थी कि इन्होंने जो ट्रांजिशन, अभी मैं बात करूँगा उसके एंडरसन के उसके बाद, कि वो आइडेंटिफाई किए उन्होंने वो वर्ब्स जो ये बता रहे थे कि ये काम, इसको अटेन करने के लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि जब ये मॉडल डेवलप हो रहा था तो इस बीच उन्हीं के डिसाइपल्स थे कुछ लोग, उसमें एंडरसन का एक नाम आता है। 2000 में एंडरसन और उसके साथियों ने इसका एक रिवीजन सामने रखा। इट वाज रिवाइज्ड
टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम की टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया एंडरसन ने 2000 सन में। और ये जो रिवाइज्ड वर्जन था उसमें एक अंतर ये किया इन्होंने कि ये सब के सब नाउन हैं, उन्होंने वर्ब कर दिए। तो नॉलेज की जगह रिमेंबर आ गया। यहाँ पर टू रिमेंबर, टू लिखते नहीं है लेकिन ये सबसे नीचे आ गया टू रिमेंबर। और कॉम्प्रिहेंशन की जगह उसका दूसरा अर्थ लगा दिया अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमको नाउन के बदले वर्ब करने का से फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिमेंबर, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, इस किस्म की बातें उन्होंने वहाँ पर करी। और इसके ऊपर अप्लाई आया, फिर एनालाइज आया। अब इसके बाद इसमें आया इवेलुएट और क्रिएट। ये रिवाइज्ड वर्जन है एंडरसन का 2000 का, और आइडिया वही था कि यहाँ सी बढ़ेगा, यहाँ डी बढ़ेगा। अब थोड़ा सा इन्होंने कहा कि इसका एक फ़ायदा ये है इस प्रकार से इसको लिखने का कि ये जो एक तो जो अंतर आ रहे थे वो अंतर इस प्रकार के आ रहे थे कि हम अल्टीमेटली बच्चों को क्रिएटर ऑफ नॉलेज बनाना चाहते हैं, और इसलिए हमारा आइडिया ये था कि हम कुछ इस प्रकार की व्यवस्था डेवलप करें कि वो बच्चे टू रिमेंबर से टू अंडरस्टैंड, टू अप्लाई, टू एनालाइज, टू इवेल्युएट होते हुए टू क्रिएट तक पहुंच सकें। ये जब बेसिकली ये मॉडल सामने आया तो तब इसके लिए ये जो सब डोमेन्स हैं, इन सब डोमेन्स के लिए जो ट्रांजिशन वर्ब्स इस्तेमाल करे गए उसको मैंने अपनी ओर से जो कोशिश की है वो ये मैं कहता हूँ दीज आर सेवरल डीज, ईज एंड सीज। अब आप देखिए ये टीचर के लिए कहाँ इम्पॉर्टेंट है। टीचर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो टीचिंग का काम करूँगा उससे 40 मिनट का यदि मेरा पीरियड है तो मैं जो कुछ क्लास में करूँगा उससे विद्यार्थियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ही इज़ ट्राइंग टू थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स। ये कुछ इस तरीके से कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब, आगे जो भी वो लगाना चाहे, चाहे फिजिक्स पढ़ा रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, हिस्ट्री पढ़ा रहा हो, हिंदी पढ़ा रहा हो, वो अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को इस तरीके से लिख देगा। और फिर इसी क्रम में जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, बच्चे की उम्र बढ़ेगी, वो हायर ऑर्डर थिंकिंग की ओर को जाएंगे। तो लेट अस सी, देखें हम कि वो वर्ब्स जो हैं वो कौन कौन से वर्ब्स हैं। अगर हम ईज, सीज और डीज की लिस्ट बनाने की कोशिश करें तो डी में देखिए सबसे पहले जो सरलतम है वो आता है डिफाइन, डिस्क्राइब, डिफ्रेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट। ये शुरुआती दौर के हैं जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग की ओर को जाते हैं। जब हम करते हैं डिज़ाइन, डिसाइफर, ये जो शब्द इस्तेमाल जब हम डीज में, सेवरल डीज जो आ रहे हैं हमारे, कि जो जब डिसाइफर होता है, डिस्प्ले होता है, डिज़ाइन होता है, यहाँ पर हम हायर ऑर्डर थिंकिंग पर आ जा रहे हैं। डेफिनेटली टू डिस्क्राइब समथिंग इज़ ईजियर एज कंपेयर टू डिज़ाइन समथिंग। बिल्कुल इसी तरीके से सीज में आया और ईज में आया। ईज में जैसे आपका एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, एलिमिनेट करना, एक्सटिंग्विश करना, ये क्या हो रहा है। ये अगर हम इन वर्ब्स की लिस्ट बनाएं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इनमें से हायर ऑर्डर कौन से हैं, लोअर ऑर्डर कौन से हैं। बच्चों की एज को देखते हुए, कंटेंट को देखते हुए हम इस बात को आगे की ओर को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से जो सीज थे, सीज में क्या था, क्लैरिफाई से लेके, क्लासिफाई से लेके, कैटेगराइज से लेके, कंप्यूट से लेके, कंट्रोल से लेके, क्रिटिसाइज से लेके, ये सब के सब सीज उसमें आ रहे थे। तो सेवरल डीज, एज एंड सीज, और कुछ एज भी थे, कुछ एस भी उसमें आ रहे थे। यानी कि एक बड़ी सी लिस्ट बना दी गई वर्ब्स की कि टीचर अपने बच्चों के उम्र के हिसाब से, क्लास के हिसाब से और कंटेंट के हिसाब से अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को पहले लिख ले। जब वो ऐसा कर लेगा तो उसके पास एक मॉडल होगा कि वो डिफ़िकल्टी में इधर को बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी में इधर को बढ़ेगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग की जगह वो डाइवर्जेंट थिंकिंग की ओर को जाएगा। तो इट वाज अ ग्रेट रिलीफ फॉर द टीचर्स कि उनके पास एक मैकेनिज्म ऐसा आ गया था कि इस मॉडल का उपयोग करके वो बच्चों को हायर ऑर्डर थिंकिंग की ओर को ले जा सकते थे। और 2000 सन के एंडरसन के इस रिवाइज्ड वर्जन के बाद इसको काफ़ी अच्छी तरीके से लिया गया है। और अब इस वक्त सामान्यतया
पूरे दुनिया में कम से कम हम लोग जो एक जैसे लोग हैं इसका हम उपयोग कर रहे हैं। ये बात थिंकिंग की इस तरीके से आ रही थी। अब थिंकिंग में जो दूसरी बातें हुई हैं, जो नई बातें हुई हैं, उनकी ओर को आप देखें कि थिंकिंग के रेफरेंस में वेरी इंटेलिजेंट पीपल में बी वेरी पुअर थिंकर्स संबंध होते हुए भी कि एक लेवल की इंटेलिजेंस की ज़रूरत तो पड़नी ही चाहिए, पड़ती ही है, लेकिन केवल बुद्धि के होने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो अच्छा थिंकर भी होगा, वो गुड थिंकर भी होगा, ये आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, एडवर्ड डी बोनो एक बड़ा नाम है। मैं कई वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ कि इस नाम से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हम भी थोड़ा सा समझ लें, हम भी बात कर लें, लेकिन मुझको विशेष सफलता तो अभी तक नहीं मिल पाई है। जो वो कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो जो मैंने अभी आपसे कही थी वो ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर कम्युनिकेशन, बट इट इज़ आइदर ए वेरी बैड टूल और नो टूल एट ऑल फॉर थिंकिंग। अब ये कुछ बड़ी बात है। इसी तरीके से वो ये कह रहे हैं द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ थिंकिंग इज़ टू एबॉलिश थिंकिंग। तो ये जो बातें आ रही हैं, इन बातों का परिणाम ये होगा कि कल को यदि हम ये जो उनकी किताबें हैं पैरेलल थिंकिंग और बाकी भी 64 टाइप की टाइटल्स मैंने उनके देखे थे, उनके विचारों को अगर हम पढ़ें और उसके आधार पर कुछ करें तो हमको थिंकिंग को और टीचिंग ऑफ थिंकिंग को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।